क्लास 10 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज से हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन सेशंस, क्योंकि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो रिवीजन शुरू करते हैं और रिवीजन में अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस जो मिला है हमें, उसके अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को वापस से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसी टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू द रिविजन जो रिवाइज सिलेबस में हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग ही। ना इस चैप्टर्स में जो चैप्टर 1 हिस्ट्री का है, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1206 सी से, इस चैप्टर्स में मोस्टली 5 मार्क्स के हैं। अभी मोस्टली जो है देख ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, अभी तो ब्लूप्रिंट नया वाला तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मोस्टली जो हिंट है जिसके अकॉर्डिंग कि ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स के हैं, 4+1, तो मतलब 1 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट आ जाएगा, 4 मार्क्स की जो है लॉन्ग आंसर्स मान लो कि वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आंसर्स के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस चैप्टर्स में जो हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक सिर्फ 3 टॉपिक्स ही रिमेनिंग है, जिसमें से एक तो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी, फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी है एंड वर्धमान डायनेस्टी है। तो इस चैप्टर में बस ये 3 ही टॉपिक है, बाकी टॉपिक जो है रिमूव्ड हो गया है। तो आज हम लोग जो है मौर्यन डायनेस्टी एक बार रिवाइज करेंगे चैप्टर्स को, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं रिवीजन सेशन हमारा, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्यन डायनेस्टी से, ठीक है। मूव करते हैं। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी में तो सबसे पहले ये मौर्यन डायनेस्टी स्टार्टअप किसने किया था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, और उसके बाद कितने सारे रूलर्स जो थे इस डायनेस्टी में रूल किया था। तो आज हम लोग इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो अराउंड 326 BC में देखा गया था डिस्पोटिक रूलर्स था। डिस्पोटिक रूलर्स मीन्स हो गया जो अपनी मनमानी करता, किसी की सुनता नहीं है, एंड दैट वाज आल्सो वेरी क्रूअल। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्पोटिक था, अपनी मनमानी करने वाला ऐसा रूलर्स था नंदा डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी पहले जो डायनेस्टी थी वो नंदा डायनेस्टी थी। तो उसमें उस समय जो रूलर्स था, जो रूल कर रहा था नंदा डायनेस्टी के अंदर, एंड दैट वाज आल्सो इन मगध, तो वो गणानंद था, वो रूल कर रहा था। लेकिन उस समय उसके जो रूलर्स थे उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे बिकॉज ऑफ इस एट्रोसाइड्स। क्यों इतना ज़्यादा अपनी मनमानी करना और साथ साथ प्रजा की बात नहीं मानना। और दूसरी बात, उस समय जो थे फॉरेनर्स जो इन्वेडर्स थे, जो परेशान कर रहे थे, इंडिया में घुसपैठ कर रहे थे और बहुत सारे एरिया को अपने अंदर कब्जा करके रूल कर रहे थे। उनमें से एक अलेक्जेंडर भी थे, जो अलेक्जेंडर ग्रेट, ये भी थे जो उन्होंने इंडिया को दैट वाज नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो इंडिया का है, उन्होंने इन्वेड किया था, इन्वेशंस कर रहे थे। तो लोग जो थे, प्रजा जो थी वहाँ की गणानंदा की, वो अपने राजा से भी परेशान थे और ये फॉरेन इन्वेडर्स दोनों से परेशान थी। तो ये जो थे, ये उसकी जो कंडीशंस थी उस प्रजा के, उस पीपल्स की, दैट वाज द सिटीजन्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तो उसकी वो दूसरा था कि वो उसकी जो टैक्स था, जो प्रजा को उनको टैक्स देना पड़ता था, दैट वाज कॉल्ड एक्सबॉर्डिनेंस। तो ये बहुत हद से ज़्यादा अत्यधिक टैक्स जो है उनको देना पड़ा था। उनकी बोझ वो सह नहीं पा रहे थे, वो परेशान थे। अब ऐसे समय में इनको ऐसा रूलर चाहिए था, ऐसा जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को उनके सॉल्यूशंस निकाले और उन्हें आराम से जो है वो इजीली वहाँ पे स्मूथली रन कर सके, कंट्री को रूल कर सके और प्रजा की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। सो ऐसी कंडीशन में मगध में देखा गया देयर वाज अ पर्सन हु कुड एलिमिनेट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो ऐसा था, साथ साथ वो एलिमिनेट कर सकते, इवन जो फॉरेन इन्वेशंस वाली प्रॉब्लम्स थी उसे भी वो सेटल कर सकते थे। तो ऐसे रूलर्स में यहाँ पे देखा गया दैट वाज इन कौटिल्य स्टूडेंट्स जो थे चंद्रगुप्त मौर्य इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल एम्परर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उस चुनौतियों को सॉल्व करके, रूल करके, उनकी प्रजा की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, इवन फॉरेन इन्वेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो इजीली वहाँ पर उस डायनेस्टी दैट वाज गणानंदा डायनेस्टी को ओवर रूल करके अपनी मौर्यन डायनेस्टी का स्थापना भी कर सकते थे, रूल। तो इन्होंने ऐसा ही किया। दैट वाज द स्टूडेंट ऑफ कौटिल्य, जैसे चाणक्य के नाम से भी कहा जाता है, तो इसी तरह से उनके स्टूडेंट्स का नाम था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी को ओवर रूल करके उनको ओवरथ्रोन किया और मौर्यन डायनेस्टी का स्थापना किया। तो इसी तरह से नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुआ ना। तो सबसे पहला रूलर कौन बना मौर्यन डायनेस्टी का? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य बना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंदा डायनेस्टी के रूलर्स को हराया था।
तो जो उस समय रूल कर रहा था वो था धनानंदा। तो जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे हराया था वो था धनानंदा। ठीक है, तो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो देखा गया कि अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं कि वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, तो वो था धनानंदा, जिसे कौटिल्य के स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हराया था। और उसके बाद उन्होंने रूल करना शुरू किया था मगध पे। और जब उन्होंने रूल करना शुरू किया था दैट वाज ऑन, इसका एज कितना था 25 ईयर्स। ठीक है, तो इसी तरह से 25 ईयर्स एज में देखा गया, बहुत ही छोटे उम्र में ही उन्होंने अपना एक डायनेस्टी जो है स्थापित कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। एंड थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्टोरियस, जो इतना ज़्यादा उनके जो कैपेबिलिटी थी, जिसके कारण उसने चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त के ऊपर उसने पूरा का पूरा उसने उसको अच्छे से उनको जिस तरह से टीचिंग करना था एवरी एस्पेक्ट्स के नॉलेज के साथ, कि सोल्जर्स जिस तरह से वेपन्स को यूज़ करना, सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया था। तो उन सब के चीज़ों के कारण वो खुद वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी था, तो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन की आगे जाके उसने धीरे धीरे आसपास के जितना राज्य था उन सबको उसने धीरे धीरे क्या करने लगे, उनको आक्रमण करके अपनी एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उनका जो राज्य था धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा और धीरे स्लोली वो एक पैन इंडिया में स्टैब्लिश होने लगा, कि दैट वाज ईच एंड एवरी पार्ट जो कनेक्टिविटी किसके साथ हो गया, कनेक्टेड मगध के साथ। सो इन 305 BCE में ही डिफीटेड द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। ना अब यहाँ पे जो हमने देखा था फॉरेन इन्वेडर्स जो थे दैट वाज नंदा डायनेस्टी में जो परेशान कर रहे थे उनको, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। अब अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे उनको तो उस एरिया को उन्होंने कैप्चर करके आसपास के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को उन्होंने कैप्चर किया था, इन्वेड किया था। लेकिन जब वो वापस इंडिया से वापस चले गए तो उन्होंने अपना जो उनका दैट वाज गवर्नर जो थे सेल्यूलस निकेटर, उनको वहाँ पर छोड़ के और उनके साथ उन्होंने वो पूरा एरिया उनको दे दिया टू रूल्ड। तो एज अ रूलर उसके बाद ग्रीक के सेल्यूलस निकेटर वहाँ रूल कर रहे थे। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें डिफीट करवाया, उन्हें युद्ध के थ्रू उनको हराया। एंड आफ्टर उसके बाद उन्होंने दोनों के बीच में इन्होंने एंटर किया एन अलायंसेस, कि सेल्यूलस निकेटर्स बाद में कोई भी उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और दोनों के बीच में संधि होगी, इसलिए उनके बीच में एक अलायंसेस बनाया और जिसके थ्रू सेल्यूलस को 500 एलिफेंट्स दिया गया। किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बाद में सेल्यूलस को जो था उन्होंने वापस चंद्रगुप्त को क्या किया, अफगानिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन दिया, बलूचिस्तान दिया एंड द रीजन ऑफ टू वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। इसके साथ साथ सेल्यूलस ने उस समझौते के थ्रू ही हैज टू गॉट हिज डॉटर मैरिड, कि उसकी जो बेटी थी सेल्यूलस की, उसकी बेटी की शादी किसके थ्रू करवाया गया, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया गया। उस समझौते में ये भी था कि उनको अपनी बेटी पुत्री की विवाह जो है चंद्रगुप्त से करवाना पड़ेगा। तो ये जो था चाणक्य का था कि इस तरह से, ताकि वो जो है बाद में आगे फ्यूचर में भविष्य में दोबारा आक्रमण या इन्वेड ना करे चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, दैट वाज उस मगध के ऊपर। तो उन्होंने इस तरह से प्लानिंग करके उसमें उसको क्लूज में रखा था। फिर बाद में मेगास्थेनिस को एज अ एम्बेसडर रखा गया चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर। फिर पार्ट ऑफ काबुल, हेरत, खंडार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर, ये सभी धीरे धीरे देखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज में इंक्लूड होने लगा। मतलब इन्होंने इतने सारे एरिया को इन्वेड करना शुरू किया। और इनकी चर्चा जो है सब चीज़ों के बारे में जो पता चला, वो कहाँ से पता चला? बिकॉज ऑफ द मोस्टली जो सोर्सेस मिलती थी। तो जो रिटन सोर्स थी यहाँ पे देखा गया तमिल ट्रीटीज जो थी उसके थ्रू। तो अहानोरा एंड मुरानोरारा ये जो थे ये ट्रीटीज लिखी गई थी तमिल में। इस बुक्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पता चला। नाउ दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया ऑल्सो, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया को भी इन्वेड किया था। अगेन इन हिज ओल्ड एज, जब वो बूढ़े हो गए ओल्ड एज में, ही टुक इनिशिएटेड ऑफ जैन रिलीजन्स, उन्होंने जैन रिलीजन्स को भी अपनाना शुरू किया। उन्होंने उनका इंटरेस्ट जागा कि जैन रिलीजन्स कैसा है, तो उनकी दिलचस्पी जो थी, उनका रुचि जो था उस रिलीजन्स में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो फ्रॉम ब्रदु, तो ये कौन थे उनके जो जिसके थ्रू उसको जैन रिलीजन में ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस होने लगा?
तो भद्रू बाबू जो थे उनके थ्रू। एंड ही डाइड इन द ईयर दैट वॉज मैसूर आफ्टर फास्टिंग। तो वो उसके थ्रू जो लंबा जहाँ पे वो उपवास रखते इस तरह से अपने रिलेशंस में उसको जैनिज्म में के थ्रू, तो उसके थ्रू देखा गया कि उनकी जो मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ फास्टिंग। उसके बाद उनका जो सक्सेसर बना चंद्रगुप्त के बाद, उनका सक्सेसर कौन बना? बिंदुसर। तो बिंदुसर जो उनके सक्सेसर थे एंड हिज सन, दैट वाज अगेन सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त एंड इट वाज बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट रूलर्स जो थे। यहाँ पे ग्रीक ऑथर्स जो थे उन्होंने उनका नाम बताया कि इट वाज बीन कॉल्ड इन ग्रीक एज अमित्र चैट बाय ग्रीक ऑथर। इस तरह से इन पावु पूर्णवा इज बीन कॉल्ड ब्रदसारा एंड इन जैन टेक्स, तो अलग अलग जगह में एंड जैन टेक्स में इसको सिंगासेना के नाम से ब्रदसारा इन यावू पुराना हैज बीन कॉल्ड भद्रसारा एंड जैन के अंदर सिंगासार। तो इस तरह से अलग अलग नामों से उनको बताया गया कि बिंदुसारा को इस तरह से अलग अलग नामों से लोगों ने, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, क्योंकि वो वर्क उन्होंने जो काम किया था पिता के बाद, उस काम को उस कार्य को जो पैन इंडिया था, सपना था कि बहुत सारे एरिया को इंडिया के साथ मिला के एक बड़ा सा राज्य, एक एम्पायर खड़ा करना है, इस तरह से उन्होंने रूल किया एंड उसके कारण ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। ना ही कंकर द डिस्टेंस साउथ इंडियन रीजन्स ऑल्सो, जिसमें जो रीजन्स उसके पिता ने नहीं कंकर कर पाया था तो बाद में इन्होंने कंकर किया। जो डिस्टेंस एरिया था साउथ इंडिया में, दूर एरिया था, वो बाद में इन्होंने कंकर किया और उसे मगध के अंदर इंक्लूड करवाया। अकॉर्डिंग टू दिव्या वर्धना, अ संस्कृत एंथोलॉजीज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, बुद्धिस्ट टेल्स के अकॉर्डिंग जो लिखी गई ये कहानी, कि इसमें 2 रिवॉल्ट जो था वो तक्षशिला में जो उनके खिलाफ, बिंदुसारा के खिलाफ जो आवाज़ उठाया था लोगों ने, रिवॉल्ट किया था, तो उस रिवॉल्ट को सॉल्व करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, दबाने के लिए उनने अपने पुत्र को भेजा था। तो फर्स्टली अशोका, उसके बाद उनका नेक्स्ट जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा बेटा सुशीम, उनको भेजा गया। तो इसी तरह से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको प्रॉब्लम्स जो भी रिवॉल्ट था उसको क्रश करने के लिए, क्योंकि जो एनिमीज होते, दुश्मन होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो इस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, इस तरह से इन दोनों को भेजा गया था। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, जो उनकी कोर्ट थी, क्योंकि मेगास्थेनी वॉज ऑल्सो द एज अ एम्बेसडर्स थे ग्रीक के, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बिंदुसार के समय में भी ग्रीक एम्बेसडर्स थे। एंटीचोस जो थे फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन नेम्ड एज दायमाचू एज एम्बेसडर्स, तो यहाँ अलग अलग दायमाचू को अपॉइंट किया था एज एम्बेसडर्स। एंड अकॉर्डिंग टू फिलीपींस इजिप्शियन किंग Philadelphus Ptolemy II was sent as Egyptians and ambassadors named as Dionysus in Bindusar's court। तो ये सारे अलग अलग एम्बेसडर्स हैं जो उनके राज्य में उस समय वो उनके कोर्ट में प्रेजेंट थे। अब बिंदुसार के बाद आया अशोका, उनका पुत्र। तो यहाँ पे अशोका जो थे, यहाँ उन्होंने कहा जाता है कि अशोका जो थे उनके विश के अगेंस्ट में, क्योंकि बिंदुसार ने अपने सुशीम जो एल्डर बेटा था उनको बनाया था राजा, लेकिन अशोका ने उसके साथ युद्ध करके मगध पे रूल करना शुरू किया। तो दैट वाज कॉल्ड कि अशोका ने अपने पिता के विश के अगेंस्ट में एज अ किंग उन्होंने रूल करना शुरू किया था। फ्रॉम अगेन यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड के थ्रू जो सोर्सेस मिला था उसके अकॉर्डिंग कि इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो थी इन्होंने भी अपने एरिया को एक्सपैंड करना शुरू किया। तो फ्रॉम मास्की एंड गुर्जारा रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स मिली थी साउथ इंडियंस में, ही हैज़ बीन अगेन नेम्ड फाउंड टू बी अशोका, कि इनका नाम जो अशोका था, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन डिफरेंट नेम एज एडॉन, कि उनको लोग प्यार से, उन्हें जो प्यार से नाम बताते हैं बुलाते हैं, तो इस तरह से एडॉन मीन्स प्यार से उनको अच्छे से, तो उनको नाम दिया था देवा प्रिया, देवाना प्रियम और देवाना प्रियदर्शी। इस तरह से अलग अलग नाम से इनके जो मिली सोर्सेस उस पे थ्रू पता चला कि अशोका को इस नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद अशोका अगेन गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस द विदिशा, उनकी जो शादी हुई थी प्रिंसेस जो उनकी पत्नी का नाम था विदिशा। देन शी बोथ हैव वन डॉटर एंड बॉय, तो उनका एक पुत्र था, पुत्री उनकी जन्म हुई थी। तो जो पुत्री थी डॉटर संघमित्रा और जो पुत्र था महेंद्र। इसके अलावा अशोका हैज़ मैरिड टू कौरविकी, तो उन्होंने इनसे भी विवाह किया था। द क्वीन जो थी कौरविकी, ये भी इनके बारे में लिखा गया, दैट वाज मेंशन इन द
इंस्क्रिप्शंस, जो भी इंस्क्रिप्शन लिखा गया था मोस्टली रॉक एडिक्ट्स में होती थी कि और रॉक्स में जो भी चीज़ें करवाया गया उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो इस तरह से इंस्क्रिप्शंस किया गया था, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पता चला। फिर एवरी अशोका जो था, जब एवरी 7 years ऑफिस कॉरोनेशंस का मतलब होता है जो उनको सबसे पहले जब राजा बने थे तो राजा बनने से सेरेमनी होती है कुछ, तो उसको कॉरोनेशंस किया जाता है जब उनको राज अभिषेक किया जाता है। तो दैट वाज द 7th year, जब वो राजा बने तो उसके 7th years में अगेन ही इन्वेडेड बहुत सारी एरिया को उन्होंने और इंक्लूड किया, जैसे कश्मीर, कोटान अपने अम्पायर्स के अंदर इंक्लूड किया। एंड अगेन ड्यूरिंग his regions apart from Tamil regions, entire India and the large part of Afghanistan was included in Mauryan kingdoms। तो अशोका ने मतलब देखा गया कि लगभग पूरा इंटायर इंडिया को उसने अपने मगध के साथ मर्ज कर दिया। एंड इन द 8th year ऑफ कॉरोनेशन, उनका जब 8वां साल था कॉरोनेशन का, अशोका ने कलिंग के ऊपर इन्वेड करना शुरू किया। दैट वाज 261 BCE में, इन विच उस युद्ध में, उस कलिंग युद्ध में कहा जाता है 1 lakh पीपल्स वे किल्ड, और जिसके थ्रू ये एस्टिमेट किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख के आसपास लोग जो थे वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस इंसिडेंट के बाद, दैट वाज द इंसिडेंट जिसके बाद अशोका की जो लाइफ थी टोटली चेंज हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा, शपथ लिया, दैट वाज वो शपथ ली कि वो कभी भी वापस युद्ध नहीं करेंगे, वेपन्स को टच नहीं करेंगे। और उसके बाद कलिंग कलिंग में जो दौली था, दैट वाज तोशिला, उन्होंने कलिंग का एज अ वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग एंड अंडर मगध किंगडम्स, क्योंकि कलिंग को भी अंडर मगध में डाला क्योंकि उसने इसको मर्ज किया था और वो विजय, वहाँ पे युद्ध में विजय भी हुए थे। सो ये सारा था उनका इन्फ्लुएंस, जिसके बाद कलिंग के बाद उन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण, निग्रोधा एंड उपागुप्ता, अशोका वाज इनिशिएटेड टू द बुद्धिज्म, और उन्होंने अडॉप्ट किया था, इस तरह से उन्होंने शुरुआत की और अपना जो रिलीजियस था, तो जिस तरह से अशोका जो थे वो इनिशिएट हुए बुद्धिज्म के, मीन्स उस पर उनका रुचि जो है बढ़ना शुरू हुआ, एंड दे अडॉप्टेड एंड ही अडॉप्टेड धामा घोषा इंस्टेड ऑफ बेरी घोषा, तो उन्होंने शुरुआत की। एंड अकॉर्डिंग टू कालाहारी राजा तरंगनीज के जो अशोका उसके वर्शिपर, उसके जो लिखी हुई थी कलहानस का जो बुक्स लिखी थी राजा तरंगनीज, उसके थ्रू पता चला कि अशोका जो वॉरियर्स थे ही वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा, लेकिन बाद में उन्होंने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए और अपने लोगों के लिए भी, ताकि लोग जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करें, अलग अलग जगह में इसको फॉलो करवाने के लिए, वर्शिप्स के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई, मोनास्ट्रीज बनाई। तो ये चीज़ें थी जिसके थ्रू उन्होंने शुरुआत किया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। इवन इन्होंने ये चीज़ें जो अपने रॉक एडिक्ट्स में भी बहुत कुछ इन्फ्लुएंस की, जो भी चीज़ें हुआ है वो रॉक्स एडिक्ट्स में उन्होंने प्रजा को जो भी इन्फॉर्म करना होता था वो रॉक्स एडिक्ट्स के थ्रू इन्फॉर्म करते थे। इवन विद द हेल्प ऑफ दिस रॉक्स एडिक्ट्स में ये भी पता चला कि इन्होंने जो है रेट्स जो था टैक्स का, वो जो टैक्स थी 1/6, वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो 1/6 से मूव करके 1/8 कर दिया गया। तो इसी तरह से ये चीज़ें थी जिसके थ्रू उन्होंने, क्योंकि ये आफ्टर कलिंग वॉर के बाद ये जो था उनका इंटरेस्ट जो था ये धीरे धीरे रिलीजियंस में मूव होना शुरुआत हो गया, और लोगों को भी उन्होंने यही सीख दी थी कि मोस्टली जो है वो वेलफेयर करे, लोगों का भला करे और उसमें ही इंटरेस्ट लगाए। ठीक है, तो इसके बाद जो है धामा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है धामा, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, होप हमने जो स्टार्टिंग से अभी जो चैप्टर डिस्कस किया अशोका वाला, ये आप इसको अच्छे से क्लियर कर ले, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में धामा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।